अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए भी और जुडिशल एस्पिरेंट्स के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन बनता है। ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेरियल ट्रायल किस तरीके से कमेंस होगा, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या तरीक़ेकार है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक इम्पोर्टेंट केस लॉ लिखें, 2005 YLR पेज नंबर 2069। ये केस लॉ में क्या कहता है? ये केस लॉ 3 ट्रायल पर फिट बैठता है। कौन से ट्रायल पे? एक हमारा है ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आ जाता है हमारे पास समरी ट्रायल, और फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है ट्रायल बाय सेशन, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। रेलेवेंट प्रोविजंस क्या क्या है? रेलेवेंट प्रोविजंस अगर हम याद करें 241 से लेके 250A तक, फिर उसके बाद समरी ट्रायल की अगर हम बात करें 260 से लेके 265 तक, 260 से लेके 265 तक, और फिर 265 से लेके 265A से लेके 265K तक आपका कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है, ठीक है। ये इन तीनों ट्रायल के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये केस लॉ है, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या है? मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल का सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर हम डिस्कस करें, व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल? ट्रायल का बेसिक ऑब्जेक्ट है क्या आखिर? ट्रायल का बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो है हु इज एक्चुअल ऑफेंडर, हु इज एक्चुअल ऑफेंडर। आखिर एक्चुअल ऑफेंडर कौन है उसको फाइंड आउट करना किसकी जिम्मेदारी है? मैजिस्ट्रेट की, अगर मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल है तो, ठीक है। तो ये आपको ये बताता है कि आखिर एक्चुअल ऑफेंडर कौन है, किसने ऑफेंस कमिट किया है, किसने नहीं किया। और इसका जो एंड होता है ट्रायल के एंड पे, ट्रायल के कंक्लूजन पे, वो क्या होता है? वो होता है या तो आइदर कन्विक्शन या आइदर एक्विटल, ठीक है, या कन्विक्शन होगी या एक्विटल होगा। अब आते हैं हम 241 पे। 241 को ज़रा ओपन करें। 241 241 241 क्या कह रहा है? 241 ज़रा मैंडेटरी इन नेचर है। ये जो पूरा का पूरा आपका चैप्टर है ये क्या है? मैंडेटरी इन नेचर, ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। 241 कह रहा है कि द फॉलोइंग प्रोसेस शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन द ट्रायल ऑफ केसेस। मैंडेटरी आ गया। 241 क्या है? शैल बी ट्राएबल बाय मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा। 241A क्या कह रहा है? 241A ने क्या बात की? 241A ने बात की सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड। ये भी एक राइट ऑफ अक्यूज के जुमरे में आता है। अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होने के बाद, फर्द जुर्म आयद होने के बाद ये डिसाइड भी हो गया कि ये जो है आपका ट्रायल कौन कमेंस करेगा, मैजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, ठीक है। तो जब वो कमेंस हो जाएगा, कमेंस होने के बाद जो उसका आगाज़ होगा वो 241 से होगा। ये प्री ट्रायल स्टेजेस नहीं है, ये क्या है? ट्रायल का एक्चुअल स्टेज है 241 से। कौन सा? ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो कि 250 पर एंड होता है। अब यहाँ पर क्या है? 241A ने क्या कहा? सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो अलेज्ड हैं अक्यूज के ऊपर, और या फिर किसकी विटनेसेस की स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी जो कॉपीज़ होंगी वो किसको सप्लाई होंगी? आपके अक्यूज को, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स कॉल होती हैं वो मैंने आपको बताया था कि 161 के तहत स्टेटमेंट्स कॉल हुई, ठीक है। 161 के तहत जो है स्टेटमेंट वगैरह दी। डॉक्यूमेंट्स जितने भी थे, जैसे कि एफआईआर हो गई, एफआईआर के साथ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया,
चार्जशीट जो बनी इसके साथ कोई भी और डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे अक्यूज को दे दिए जाएंगे। उसके बाद 242 क्या कहता है? 242 कहता है चार्ज टू बी फ्रेम्ड। फिर वही बात कह रहा है, चार्ज 242 क्या कहता है? चार्ज टू बी फ्रेम्ड। चार्ज उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। किस तरीके से? व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स एंड इज ब्रॉट before the magistrate, the formal charge shall be framed relating to the offense of which he is accused and shall be asked whether he admits that he has committed the offense or whether he is charged। कि उससे क्या पूछा जाएगा कि क्या वो प्लीड गिल्टी करता है या नहीं। क्या वो करता है? प्लीड गिल्टी और नॉट। किस तरीके कार से? अगर तो उससे ये पूछा गया कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, ये चार्जेस अलेज्ड हैं, क्या आप इस सेहत जुर्म को एक्सेप्ट करते हैं या सेहत जुर्म से इनकार करते हैं? सेहत जुर्म से उसने कर लिया इनकार तो उसका ट्रायल कमेंस हो जाएगा, तो फर्दर हम आगे मूव ऑन करेंगे। लेकिन अगर उसने क्या किया, उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया, उसने क्या किया? प्लीड गिल्टी कि हाँ भाई मैं मानता हूँ ये जुर्म मैंने ही किया है, तो उससे मांगा जाएगा शो काज। आप वजह बताएं कि आपने जो है किस तरीके कार से आपने किस बिहाफ पे ये जुर्म किया, और उसके बारे में लीनियंट व्यू लिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो क्या कहती है, उसके बारे में लीनियंट व्यू लिया जाएगा। लीनियंट व्यू क्यों लिया जा रहा है उसके बारे में? लीनियंट व्यू इस वजह से लिया जा रहा है उसके बारे में क्योंकि उसने कोर्ट का वक्त बचाया है, क्योंकि उसने कोर्ट की रहनुमाई की है। ठीक है, उसने कोर्ट का वक्त बचाया और क्लाइंट ये जो अपने एडवोकेट्स हैं उसका भी वक्त बचाया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से ठीक है, हाँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से कोर्ट उसके बारे में लीनियंट व्यू लेगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन आ जाता है 243, कन्विक्शन और एडमिशन ऑफ ट्रुथ ऑफ एक्यूजेशन। If the accused admits that he has committed the offense with which he is charged, and admission shall be recorded as nearly as possible by words used by him। ठीक है, उसके बाद and if show no sufficient cause he should not be convicted and the magistrate may convict him accordingly। Magistrate उसको चाहे तो कन्विक्ट भी करवा सकता है और उससे अगर उसने शो काज नहीं दिया तो उसको कन्विक्शन नहीं होगी। 244 क्या कहता है? प्रोसीजर वेयर नो सच एडमिशन इज मेड। 244 क्या कहता है? वेयर नो सच एडमिशन इज मेड, मतलब उसने किसी किस्म की क्या प्लीड गिल्टी नहीं किया, उसने जो है जुर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। इफ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर द प्रीसीडिंग सेक्शन, उसने उसको कन्विक्ट नहीं किया, एंड अक्यूज डज नॉट मेक सच एडमिशन द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हेयर द कंप्लेनेंट, तो वो कंप्लेनेंट को सुनेगा, एंड टेक सच ऑल एविडेंस एज मे बी प्रोसीजर इन द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड आल्सो हेयर द अक्यूज्ड एंड टेक ऑल सच एविडेंस ही प्रोसीड्स इन हिज डिफेंस। तो मतलब क्या होगा कि वो जो है एविडेंस भी लेगा, वो कंप्लेनेंट को भी सुनेगा, अक्यूज को भी सुनेगा। प्रोवाइडेड डेट, फिर क्या आ गया? एक्सेप्शन। मैजिस्ट्रेट शैल नॉट बी बाउंड टू हेयर एनी पर्सन as complainant and if say such case in which the complainant has been made by the court। मतलब वो बाउंड नहीं है किसको सुनने के लिए? कंप्लेनेंट को सुनने के लिए। ठीक है, अगर चाहे वो सुने, चाहे तो ना सुने। उसके बाद क्या? द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड इशू द समन्स ऑफ एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम अटेंड द प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट्स और अनदर थिंग। तो वो क्या कर सकता है? उसको बाउंड भी कर सकता है कि आपने आना है और आपने ये डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना है। उसके बाद 244 ए क्या कहता है? स्टेटमेंट्स मेड अंडर 164। 244 ए ने क्या कहा? स्टेटमेंट्स मेड अंडर सेक्शन 164, कन्फेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तो जो कन्फेशन हुआ है, कन्फेशन के बारे में कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस ड्यूली रिकॉर्डेड 164 एंड इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड इफ ही हैड नोटिस ही वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। अगर तो 164 के तहत क्या हुआ है? कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, और चाहे तो वो अक्यूज क्या करवा सकता है? क्रॉस एग्जामाइन भी करवा सकता है। अब यहाँ पर कन्फेशन किस चीज़ की बात कर रहा है? कन्फेशन अक्यूज के कन्फेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर कह रहा है कि स्टेटमेंट्स मेड अंडर 164 ऑफ विटनेसेस। किसी विटनेस ने कोई जो है कन्फेशन किया कि हाँ मैंने जो है इसके साथ मिलकर कोई जुर्म किया है, इससे रिलेटेड हो सकता है।
opportunity to cross examine the witness and may in direction of the court if such witness is produced and examined treated as a as to produce evidence as per कानून शहादत order. उसके बाद 245 acquittal the magistrate upon taking evidence. 245 क्या कह रहा है? acquittal क्या उसको बरी किया जाएगा? बरी किया भी जाएगा तो कैसे बरी किया जाएगा? कह रहा है कि if the magistrate upon taking evidence referred to section 44 and further evidence he may in his own motion cause to be produced and if he thinks fit examining the accused finds that accused is not guilty and he shall record the acquittal. मतलब अगर वो फाइंड आउट करता है कि accused जो है गिल्टी नहीं है इस जुर्म के लिए तो उसको क्या करेगा? उसको वो बरी कर देगा. सेंटेंस पास करना है where the magistrate does not produce accordance with the provisions of section 349. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब जो अक्यूटल है, अब ये जो हमारे पास अक्यूटल 245 का 249 का जो अक्यूटल या कन्विक्टेड है व्हेन कोर्ट कंसीडर्स दैट देयर इज नो फर्दर एविडेंस, तो ये वहाँ पर होगा. 245 का क्या है? एट एनी स्टेज. 245 का क्या है? एट एनी स्टेज ऑफ द केस. लेकिन 249A जो है वो क्या है? वो कौन सा अक्यूटल है? वो अक्यूटल आफ्टर द प्रोसीजर, ट्रायल चलने के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल कंप्लीट होने के बाद का जो अक्यूटल है वो 249A के अंदर है. ये जो अक्यूटल है एट एनी स्टेज ऑफ द केस है. ठीक है. सेंटेंस जब पास होगा ही शैल फाइंड्स दैट अक्यूज प्लीड्स गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ. तो वो क्या कर सकता है? 245 के तहत उसके लिए कोई सेंटेंस भी पास कर सकता है. 245A प्रोड्यूस इन केसेस प्रीवियस कन्विक्शन, जहां पर प्रीवियस कन्विक्शन की बात आ गई. 245A क्या कहता है? प्रीवियस कन्विक्शन की जहां पर बात आएगी तो ये देखा जाएगा कि ये जो ऑफेंस है ये 75 पीपीसी में फॉल करता है या नहीं करता. अगर 75 पीपीसी में फॉल करेगा तो चैप्टर 12 चैप्टर 17 के तहत अगर उसने कोई जुर्म ऐसा किया होगा जिसमें वो ऑलरेडी कन्विक्टेड था और वो उसकी जो पनिशमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा है तो उसको क्या एनहेंस पनिशमेंट के तहत उसको ज़्यादा सज़ा सुनाई जाएगी. नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट 247 क्या कहता है? इफ द समन्स हैज़ बीन ड्यूली सर्व टू द कंप्लेनेंट अपॉन द डे अपॉइंटमेंट ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड subsequent hearing may be adjourned, complainant does not appear, the magistrate shall, notwithstanding anything contained, acquit the accused unless some reasons if he thinks proper. तो वो क्या कर सकता है? 247 के तहत अगर तो आपका कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, कंप्लेनेंट अपीयर ही नहीं होता कोर्ट के अंदर. ठीक है. पहली सुनवाई दूसरी सुनवाई हुई, अपीयर नहीं हुआ और समन्स जो भी उसके नोटिस वगैरह थे वो प्रॉपरली सर्व्ड हुए, उसके बावजूद भी वो क्या करता है? वो कोर्ट के अंदर हाजिरी नहीं लगाता, कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता. जब उस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कोर्ट के अंदर कंप्लेनेंट खुद से ही नहीं आ रहा तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्या कर सकता है? वो एडजर्न भी कर सकता है, मतलब कि मुलतवी भी कर सकता है केस को. लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्या कर सकता है? वो उसको जो अक्यूज्ड पर्सन है अक्यूज को बरी भी कर सकता है. क्या कर सकता है? बरी भी कर सकता है. उसके बाद 248 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट. 248 क्या कहता है? विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट. कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट से विड्रॉ कर दिया 248 के तहत. इफ द कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल ऑर्डर ऑफ पास्ड बाय द केस दिस चैप्टर सेटिस्फाइज द मैजिस्ट्रेट दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर परमिटिंग हिम to withdraw his complaint, the magistrate may permit withdraw the same and shall thereupon acquit the accused. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट अक्यूज को विड्रॉ करने के बाद एक्विट कर देगा, बरी कर देगा. अब बरी करने का रीज़न क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है उनके बीच में कोई सुलह सफाई वगैरह हो गई हो. उसके बाद 249 क्या कहता है? पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेंट, जहाँ पर कंप्लेंट ही नहीं है. इफ़ एनी केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज अपॉन कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेशंस जज एनी अदर मैजिस्ट्रेट में बाय द रीज़न रिकॉर्डेड. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? रीजंस रिकॉर्ड करेगा और उसके बावजूद अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी कंप्लेनेंट नहीं है तो वो क्या कर सकता है? 249 के तहत क्या करेगा? स्टॉप प्रोसीडिंग करेगा. स्टॉप द प्रोसीडिंग्स को ही रोक देगा. ठीक है.
उसके बाद 249A बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू अक्यूज एट एनी स्टेज। अच्छा लास्ट ये जो बताया था 245, ये क्या था, ये ट्रायल पूरा होने के बाद। और ये जो 249A है, 249A ये क्या है, ये है अक्यूट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। ये मुझसे थोड़ा मिस इंटरप्रेट हो गया, मतलब सेक्शन जो है आगे पीछे मैंने बता दिया। अक्यूज एट एनी स्टेज, तो अक्यूज को किसी भी स्टेज पे, ट्रायल के किसी भी स्टेज पे अक्यूट किया जा सकता है अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो, 249A के तहत। 249A के तहत 249A क्या कह रहा है, नोट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मैजिस्ट्रेट फ्रॉम अक्यूटिंग द अक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस if after hearing the prosecutor and the accused for the reasons be recorded he considered that the charge of is groundless and probably the accused being convicted for any offense। तो यहाँ पर अक्यूज क्या करेगा, अक्यूज जो है उसको किसी भी स्टेज पे, ट्रायल के किसी भी स्टेज पे बरी करने का इख्तियार रखता है, अंडरस्टैंड, 249A के तहत। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट केस ला है ये आप लिखें, 2017 PCRLJ, 2017 PCRLJ नोट 162, नोट 162 ये केसला हमें क्या बताएगा, ये हम केसला हमें कुछ ये बता रहे हैं, हेयरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन कोर्ट विल हेयर अक्यूज्ड, ठीक है, बट अपॉन सच फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। फैक्ट्स को, हकायक को, सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए, हकायक को सामने रखते हुए कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट बोथ पार्टीज़ को सुनेगी और प्रोसिक्यूटर को अहमियत भी देगी और साथ ही साथ अक्यूज़ को भी अहमियत देगी। अब अक्यूज़ को अहमियत क्यों दी जा रही है, अक्यूज़ को अहमियत इस वजह से दी जा रही है बिकॉज अक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ये कहती है, लॉ आपका ये कहता है, कानून आपका ये कहता है कि किसी भी मुजरिम को सज़ा हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, किसी ऐसे शख्स को, इनोसेंट पर्सन को अगर सज़ा हुई तो बड़ा मसला है, तो क्या है, बड़ा इशू है। किसी भी ऐसे शख्स को जो कि मासूम है, जिसने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, जो ऑफेंडर नहीं है, जिसने ऑफेंस नहीं किया, उस शख्स को सज़ा ना हो, चाहे तो किसी मुजरिम को सज़ा ज़्यादा हो जाए, डजेंट मैटर। इस वजह से आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आप देखते हैं कि अक्सर मैटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो खारिज हो जाते हैं इस रीज़न पे, बेनिफिट्स ऑफ डाउट के रीज़न पे। अब देखिए प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, वो साबित करेगी कि आपने जुर्म किया है। प्रोसिक्यूशन क्या करेगी, ये साबित करेगी कि अक्यूज़ ने ही जुर्म किया है। अक्यूज़ की साइड में जो वकील है वो क्या साबित करेगा, वो ये साबित करेगा कि उसने जुर्म नहीं किया, बिल्कुल नहीं, वो ये साबित कर ही नहीं सकता, उसने जस्ट डाउट्स क्रिएट करना है। डाउट्स कैसे क्रिएट करना है, एफआईआर के अंदर डाउट्स क्रिएट कर दिए कि एफआईआर हुई है, एफआईआर के अंदर ये बात की गई कि जो है वो शख्स आया और उस शख्स ने उसको जो है लाठी से मारा, फॉर सपोज लाठी से मारा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स हुई, स्टेटमेंट्स कॉल हुई, तो स्टेटमेंट में वो कह रहा है, अपने ही बयान में वो कह रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन में या एग्जामिनेशन इन चीफ में वो कह रहा है कि जो उसने मुझे मारा वो किसी लोहे वाले डंडे से मारा। अब यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, यहाँ पर क्या, यहाँ पर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो जो आपका अक्यूज की साइड अगर आप वकील हैं तो आपका काम क्या, आपका काम है जस्ट डाउट्स को क्रिएट कर। अगर तो आप डाउट्स को क्रिएट कर सकते हैं, इतनी एबिलिटी रखते हैं, दैट मीन्स के वो जो ट्रायल है वो आपके फेवर में जाएगा, अंडरस्टैंड। फिर जो मैजिस्ट्रेट है या कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या करेगी, बेनिफिट्स ऑफ डाउट पे आपके क्लाइंट को एक्विट कर देगी। बेनिफिट ऑफ डाउट है क्या, आखिर बार बार मैं कह रहा हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब ये कि किसी भी पॉइंटेशन पे हमें डाउट है कि इसने जुर्म नहीं किया, ठीक है, इसने जुर्म नहीं किया, इस वजह से हम इसको रिहा करें, लेकिन जब भी कोर्ट चाहे तो उसके रिकॉल भी कर सकती है, इसी सेम मैटर को रिकॉल करने का इख्तियार भी रख सकती है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। कुछ ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो एक दो मैंने आपके साथ शेयर किए, इससे हट के बाकी जो पूरा का पूरा ट्रायल है ये इंडिपेंडेंटली आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंटरव्यूज़ के अंदर भी और आपके जो है इसके अंदर रिटर्न के अंदर भी। और रिटर्न इसके इंटरव्यूज़ के अंदर अक्सर सवाल ये भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन 245 एंड 249A, मतलब 245 के एक्विटल में 249 के एक्विटल में क्या फ़र्क है। 249 के एक्विटल में क्या फ़र्क है, 249 क्या है कि जो अक्यूज़ को रिलीज़ किया जाएगा, एक्विट किया जाएगा,
वो अक्यूटल होगा एट एनी स्टेज ऑफ द केस। तो इन 245 का क्या है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद, ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद ही ये बताया जाएगा कि आइदर अक्यूज को कन्विक्ट करना है या आइदर अक्यूज को जो है उसका अक्यूट करना है। ठीक है, फर्दर फिर जब हम आगे चले तो आगे हमें एक और ट्रायल भी नजर आएगा, कौन सा, समरी ट्रायल और ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और ट्रायल बाय हाई कोर्ट सेम ही प्रोविजंस हैं। अच्छा, जब आप ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इन दोनों में ट्रायल सेम ही है, बस प्रोविजंस का फ़र्क है। प्रोविजंस का किस तरीके कार का फ़र्क है, कुछ प्रोविजंस आगे पीछे हैं। ठीक है, जब आप ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ेंगे इसको मिला के पढ़िएगा ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट के साथ, मतलब इनके जो प्रोविजंस हैं दोनों को एक पेज पे लिख लीजिएगा और कंट्रास्ट कीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, किस में कौन सा प्रोविज़न बढ़ा हुआ है, कौन सा प्रोविज़न कम है। अंडरस्टैंड। ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और ट्रायल बाय हाई कोर्ट, जैसे कि आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है कि हाई कोर्ट के अंदर आपकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है। हाई कोर्ट चाहे तो किसी मुकदमे को ओरिजिनली मतलब कि इनिशियली स्टार्टिंग से सुन सकती है, लेकिन सुनती नहीं है। खैर, तो सुन सकती है। वो किस प्रोविजंस के तहत सुनेगी, 265A से लेकर 265K तक का प्रोविज़न है वो, जो कि ट्रायल बाय सेशन का भी सेम ही प्रोविज़न है। तो खैर, कहने का मकसद क्या था कि ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट और ट्रायल बाय सेशन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब मैं आपको ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ाऊंगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता दूंगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी रह गया समरी ट्रायल 260 से लेकर 265 तक। समरी ट्रायल क्या है, जब भी कोई भी मैटर समैरिली डिसाइड किया जाए, जब भी कोई भी ट्रायल समैरिली चलाया जाए तो उसको हम कहते हैं समरी ट्रायल। जिसके अंदर आपके पीटी मैटर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके माइनर ऑफेंसेस आ जाते हैं, उसको समैरिली ट्राई किया जाता है, उसको हम कहते हैं समरी ट्रायल। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर हमारा होगा समरी ट्रायल का, एक लेक्चर हमारा होगा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल का। तो होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, जितनी क्यूरीज होंगी आपकी क्लियर हो गई होंगी 241 से लेके 250A तक। अगर अभी भी कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल जी।